स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात करते हैं हम बिहार की। अगर नरेंद्र मोदी को 400 प्लस सीटें जीतनी हैं इस बार, तो बिहार में इस बार स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर 100 में 100 करना पड़ेगा। पिछली बार एक सीट रह गई थी, लेकिन इस बार एक एक सीट का आंकलन कर लिया गया है और 6 पार्टियां हैं बिहार के अंदर जो एनडीए में आती हैं। समझौता हो गया है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच भी बात बन गई है। वो चिराग पासवान जिनको लेकर बीच में बहुत हवा उड़ाई गई थी कि नाराज हैं ये, और इन्होंने कहा था कि एक रैली के अंदर इन्होंने कहा था कि मैं तो केवल जनता के मन की बात सुनता हूं। अब एनडीए में फैसला हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी जाएंगी। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि इस पिछली बार जो जीत कर आए थे सांसद, वो सारे के सारे अभी चाचा पशुपति पारस की पार्टी के अंदर हैं। लेकिन बीजेपी ने एक तरीके से मान लिया है कि रामविलास पासवान के असल उत्तराधिकारी, और बिहार की जनता ने भी, बीजेपी ने मान लिया, बिहार की जनता ने रामविलास पासवान का असली वारिस मानना है चिराग पासवान को, और ये बीजेपी ने बात समझ ली है। और अब बताया जा रहा है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी नहीं की गई है, लेकिन वो 5 सीटें मांग रहे थे बिहार में लड़ने के लिए चिराग पासवान। 5 सीटें उनको दे दी गई है। एक सीट पर पेच फंस गया था, चाचा भतीजे के बीच बहुत बयानबाजी हुई थी, हाजीपुर की सीट। हाजीपुर जहां से चुनाव लड़ते आए थे और रिकॉर्ड बनाया था एक बार रामविलास पासवान ने। कितने वोट का सर? हाईएस्ट 5 लाख से वोट, 5.5 लाख का। तो वो सीट फिलहाल जो है चाचा की पार्टी के पास है। और वो खुद वहां से सांसद है पशुपति पारस। तो उन्होंने कहा ये सीट तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चिराग पासवान ने कहा ये सीट मैं लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। अब वो सीट भी दे दी गई है चिराग पासवान को। अब सवाल यह है कि चाचा का क्या होगा। खबर जो बताई जा रही है वो ये है कि चाचा को लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिलेगी, लेकिन चाचा को शायद गवर्नर बना दिया जाए, राज्यसभा भेज दिया जाए। ये भी चर्चा है, गवर्नर बना दिया जाए शायद किसी राज्य का। तो इस तरीके से वो अलग हो जाएंगे और फिर बिहार में रामविलास पासवान की जो पूरी राजनीति थी उसको संभालेंगे चिराग पासवान। लेकिन इसमें एक कहने की बात यह भी है कि चिराग पासवान ने अपना दम दिखा दिया। उन्होंने बीजेपी को उनके सामने ये साबित कर दिया कि वही जनता के बीच रामविलास पासवान के असल उत्तराधिकारी हैं। उनकी सभाओं में भीड़ जबरदस्त आती थी, लोग उनको सुनते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं चिराग पासवान। तो इस तरीके से एक सेगमेंट के अंदर उनकी बड़ी अच्छी अपील बन गई है और बीजेपी ने इस बात को स्वीकार करते हुए उनको 5 सीटें देने का ऐलान कर दिया है। अब बचे कौन बिहार के अंदर? 17 सीटों पर जो पिछली बार जीती थी वो 17 तो बीजेपी लड़ेगी। जेडीयू पिछली बार 17 लड़ी थी, इस बार कहा जा रहा है कि शायद एक सीट कम लड़े, वो 16 सीटें लड़े। हम पार्टी है जीतराम मांझी की, उनको एक सीट दी जाएगी। इसके अलावा समीर जी आपको बता देंगे और पार्टियां जो बची हैं वहां की। वहाँ पर एक विकासशील इंसाफ पार्टी मुकेश सहनी, वो भी चाह रहे हैं कि गठबंधन में एक सीट लेने के लिए, तो उन्हें भी एक सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट हो गई, उसको दी जा रही है। और विकासशील इंसाफ पार्टी को भी एक सीट देने की बात चल रही है, शायद वो भी गठबंधन में आ गए, उन्हें को भी एक सीट दे दी जाएगी। मतलब मोटे तौर पर 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 5 चिराग पासवान और बाकी को एक सीट, बाकी तीनों को एक सीट दे दी जाएगी। मुझे लग रहा है ये एक चिराग पासवान ने पिछली बार जो 6 सीटें जीती वो चिराग पासवान की पार्टी ने जीती थी एक्चुअली। मतलब रामविलास पासवान की बनाई पार्टी थी, वो पशुपतिनाथ पारस की पार्टी ओरिजिनल एलजीपी थी जो रामविलास पासवान की। जी, मुझे इस बार लगता है कि नवादा सीट वापस भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। यहाँ से भी चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद है 2014 में। लेकिन बीजेपी का नड्डा साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं चिराग पासवान के साथ। चिराग क्या ऐसा जादू किया चिराग पासवान ने कि जो वो कह रहे थे वो बीजेपी ने मान लिया? हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि कोई घर है, कोई विरासत है, और अच्छा पिता वो होगा जो अपने बच्चों की काबिलियत समझ ले और उसके हिसाब से उनको वो काम पकड़ा दे, वो वाला हिस्सा दे दे जिसको वो आगे बढ़ा पाए। राजनीतिक दल की जब आप बात करते हैं और नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई पिता पुत्र जैसा रिश्ता होता है, लेकिन आपको भी क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय साधना होता है। चिराग पासवान और पशुपति पारस ये जब से टूटे हैं तब से जोर आजमाइश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका दूर खड़े होकर इनको देखने की थी। बिहार की जनता के बीच में रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, चिराग पासवान। दूसरी एक जो बड़ी चीज है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस किया, जो वहां के कैडर का फीडबैक है, जैसे 2005 के बाद 2005 से 10 तक मैं कहूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के सामने इस पाले में देखता था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2020 के विधानसभा के चुनाव से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के साथ देखता है। यानी एक
चिराग पासवान की मास अपील, यानी जो रामविलास पासवान वाली विरासत थी। दूसरा, अपना कार्यकर्ता किसके साथ सहज है, दोनों जगह चिराग पासवान को पूरे नंबर मिलते ठीक हैं। है। पशुपति पारस बहुत लैग करते हैं, कहीं किसी तरह का आधार नहीं है, और अभी जो स्थिति है उसमें शायद उनको मनाने के लिए कोई फॉर्मूला, जो अभी समीर जी ने बताया कि जो 2-3 फॉर्मूले हैं उसमें से कोई, और उनके पास मानने के अलावा शायद कोई रास्ता बीजेपी भी ने नहीं ये तो दिखता। तय हो गया, बीजेपी ने कह दिया हमें आपकी जरूरत नहीं है, चिराग पासवान को नहीं, मुझे असल लगता है नेता मान जरूरत करके। नहीं से ज्यादा ये है कि आप अपना खुद भी आप देखें कि आप खड़े कहां हैं। एक सवाल मेरे अपना पास, भी एक review सवाल करें। बिहार से आया है, आप समीर जी आप बात निकलिएगा, सवाल आपसे यही है, चेतन नागर जी पूछ रहे हैं, तीनों मेहमानों से पूछें, जदयू को 16 सीट देकर बीजेपी गलती कर रही है क्या, बीजेपी दबाव में आ गई है क्या, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो कमजोर कड़ी हैं इस वक्त एनडीए की, ऐसा लगता है, सहमत है आप? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं आई होगी। नीतीश कुमार जब सरकार में लौटे होंगे तो मुझे लगता है पहले बातचीत हो गई होगी, और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि 370 सीटें जीतना और एनडीए का 400 सीटों का टारगेट लेकर चलना, उसमें नीतीश कुमार निश्चित रूप से एक भूमिका निभाएंगे। नीतीश कुमार कितने भी कमजोर हो जाए, बिहार में नीतीश कुमार की एक भूमिका है, उनके वोट बैंक और उनकी सीटों को खारिज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लाकर लोकसभा में सीटें जीतना चाहती है 40 की 40, इसके अलावा उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले वहां चाहती है भारतीय जनता पार्टी की उनका मुख्यमंत्री वहां पहली बार बने, और इसकी पूरी संभावना है। मैं चिराग पासवान को लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान को जो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया या उसको 5 सीटें देने की घोषणा की है, तो चिराग पासवान ने उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए किया भी है। 2020 के अगर विधानसभा आप गुजरात बिहार के देखोगे तो जिस तरीके से नीतीश कुमार को डैमेज भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या भारतीय जनता पार्टी के बिना कहने पर चिराग पासवान ने 36 सीटें हरवाकर नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया और भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, यह वही चिराग पासवान है। उस चिराग पासवान को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी साथ देकर उसके ऊपर हाथ रखकर नीतीश कुमार को बताना चाहती है कि चिराग पासवान हमारे साथ है, हम कभी भी चिराग पासवान को आगे कर सकते हैं। बिहार में अभी भी अलायंस की घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं हुई। हमने अभी कुछ दिन पहले सर्वे किया था, उसमें आया था कि एनडीए को 35 सीटें आ रही हैं, ये मानते हुए कि जेडीयू और बीजेपी 17-17 सीटें लड़ेंगी। अब वो 17-16 हो गया बताया जा रहा है, और बाकी ये चिराग पासवान को 5 सीट हो गया, बाकी एक लड़ने जा रहे हैं। अब आपको लगता है बीजेपी एनडीए का नंबर बिहार में बढ़ सकता है 35 से आगे, जो पिछली बार 39 था? चेतन नागर जो आपकी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दबाव में आई या नहीं आई, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे, और जितनी सीटों का नुकसान बिहार में हो सकता होगा वो सिर्फ नीतीश कुमार की कमजोर कड़ी होंगे। चिराग पासवान तो अब आ ही गए ना। चिराग पासवान तो अलग है ना, चिराग चिराग पासवान की जैसा वो कह रहे हैं 2020 में चिराग ने बहुत डेंट किया था जेडीयू को। हाँ, तो वो जेडीयू को डेंट किया था, लेकिन अभी तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो जो 6% वोट चिराग पासवान के पास है, वो चिराग पासवान को अपनी 6 सीटें या 5 सीटें जो उनको मिल रही हैं वो मिल जाएगी। और चिराग पासवान ने न केवल डेंट किया था बल्कि उसके बाद भी वो एक तरह से वनवास की स्थिति में रहे। क्यों नीतीश कुमार को कमजोर कड़ी मानते हैं आप? नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस बिहार में मोटे तौर पर खत्म हो गई है, और उससे भी बड़ी बात तेजस्वी जो है वो एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। यदि कुर्मी वोट को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा ज्यादातर जो ओबीसी वोट है वो इस बार तेजस्वी के साथ जाएगा। तो यदि भारतीय जनता पार्टी की मतलब एनडीए की सीटें कम होंगी तो नीतीश कुमार की वजह से वहां पर कम होने वाली है। क्या बीजेपी, क्या अब एनडीए का 40 में 40 मुमकिन है? नहीं, मुश्किल है अभी भी, और उसके पीछे मैं भी ये मानता हूं कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी हैं। देखिए, साख बनना और बिगड़ना ये एक दिन में नहीं होता है, दोनों चीज हो गई, बन गई तो उसको बिगड़ने में समय लगता है, बिगड़ गई तो बनने में। नीतीश जी की साख बहुत गिर गई है, और जो सवाल था, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों पर कम से कम लड़ना चाहिए, नीतीश कुमार की सीटें कम करनी चाहिए। नीतीश जी को भी ये सच्चाई पता है, और इस वक्त समझाने के लिए इसको कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पास आधार भी है। एक सवाल दीपक अग्रवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इस पर हम लोग ने पहले भी बात की थी वैसे तो, और हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन नहीं बोलना चाहिए, तो विपक्षी गठबंधन हम कहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अब चुनाव सामने खड़ा है, इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं, ये कब तक जीवित रहेगा? समीर जी। मुझे लगता है विपक्ष तो वैसे भी गठबंधन पूरा टूट चुका है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पे चुनाव हो रहा है। अब इंडिया गठबंधन का जिक्र करना कोई मतलब नहीं है, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है। ममता बनर्जी अगर बंगाल में 2 सीटें भी कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ सकती है तो यह तय है कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, सब अपने अपने चुनाव लड़ेंगे और सब हारेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट किया योगेश गुप्ता जी ने, बधाई आपको, आपने जिस तरीके से ये इतना सोचा है। उन्होंने कहा कि सोचिए आप, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तीनों सबसे बड़े नेता, ये वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे।
इनका वोट अरविंद केजरीवाल के लिए होगा, क्योंकि ये नई दिल्ली लोकसभा में रहते हैं, जो बंटवारे में आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। तो गांधी परिवार के टॉप तीनों नेता जो हैं अब आप कांग्रेस नहीं, आपके लिए वोट करेंगे चुनाव में। नहीं, ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, और वो भी तब है जब हम देख रहे हैं कि विपक्ष गठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसे भी आप कहते हैं, वो अब बचा ही नहीं नाराज है। हो जाएंगे दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन बोलेंगे तो नहीं, जो भी गठबंधन, वो अब गठबंधन ही नहीं बचा है कुल मिलाकर। लेकिन वहाँ दिल्ली में जो जिस तरह का समझौता हुआ है 4 और 3 सीट का, वहाँ पर नई दिल्ली सीट, ठीक बात उन्होंने ऑब्जर्व की अच्छा, है। ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे, वैसे ब्रेक की बात नहीं करनी चाहिए विपक्षी जब टीवी पर आते हैं, गठबंधन की लेकिन वो पोस्ट बात पोल अलायंस पर चर्चा करनी चाहिए कि यदि कोई जरूरत पड़ेगी तो क्या वो वो सर सब लोग वो हम एक एक दिन जब थोड़ा और अलायंस वलायंस बन जाए उसके बाद हम कर लेंगे, समझौते हो जाएं तो। ब्रेक में हमारे बीच में चर्चा ये चल रही थी, अब ये नहीं बताऊंगा किसने जिक्र किया, लेकिन चर्चा ये चल रही थी कि अभी तक हम कहते थे कि चुनाव एक तरफा लग रहा है, अब क्या ये कुछ एक तरफा से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर कुछ लगने लगा है हर्षवर्धन जी? मतलब क्या कब सामने कोई कंपटीशन दिख ही नहीं रहा है? इसमें कोई अब संदेह जैसी चीज नहीं। पहले ऐसा लगता था ना कि ये एक चीज गड़बड़ हो गई तो कहीं फिर कुछ ना हो जाए, कहीं थोड़ा सा कुछ विपक्ष कुछ मजबूत ना हो जाए। अब एक तो ये है कि उन्होंने जितने तरह के, जिसको वो कहते थे कि ये हमारी ताकत है, वो एक एक करके धीरे धीरे हटते चले गए। अब क्या बचा, जैसे हम कहते हैं ना, कोई फाइटर पूरी तरह से लोडेड हो, उसमें खूब अस्त्र शस्त्र हो, अब अकेला फाइटर चला जा रहा है, तो कांग्रेस की गति तो अब कुछ उसी तरह से हो गई। दूसरी तरफ से जिसको हम कहते हैं ना कि उनके पास उसकी प्रतिरोधक क्षमता बड़ी जबरदस्त है, तो उनके नेता तोड़ लिए, गठजोड़ वाली पार्टियां तोड़ ली, जहां जहां उनको लग रहा है वो अप्रत्याशित गठजोड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब कोई लड़ाई रह नहीं गई है, और शायद ये एक वजह है कि जिसको हम कहते हैं कि अंत में स्विंग वोटर कहां जाएगा, जो सेफोलॉजी वाले बताएंगे, वो हम लोगों का काम नहीं है, लेकिन वो जो बताएंगे तो अब तो वो स्विंग वोटर भी 5% वाला इधर गया। तो आप कल्पना कीजिए, अगर हम 2019 से करें 37 + 5 42, उसमें 5 जोड़ दें तो एनडीए 47% पर तो इसी पर खड़ा हो गया है। 47%। 47% पिछली बार कितना मतलब था? अगर कुछ न बढ़ा, एनडीए पिछली बार 19 में कितना था? 37% था, 37 बीजेपी था, 37 बीजेपी, 5% मिला के 42 था, हाँ। और अगर उसमें 5% सिर्फ जोड़ ले तो 47% हो जाता है। और यहीं पर जाकर ये जो यूपीए, पुराना यूपीए, रिपैकेज्ड यूपीए, वो अब खत्म सा नजर आता है। अब आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी को 37 और एनडीए को 42% वोट आया, तो एनडीए का वोट 42% से 5% बढ़ना मुमकिन है? कम से कम बढ़ रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इतना तो मिनिमम बढ़ेगा। आज के समय के जो, जिसको हम कहते हैं ना कि गठजोड़ जो हुआ है, जो राज्यों में स्थिति बदली है, आप सिर्फ उसके आधार पर देखें तो 5%। 47% वोट का मतलब कितनी सीटें? देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि देखिए 370 400 एक ऐसा आंकड़ा है जिसको हम लोग नहीं आंक सकते, बड़ा कठिन होता है राज्य या सीटवार आंकड़ा। लेकिन अगर ये सेंटीमेंट जो दिख रहा है, तो राजीव गांधी को जो इंदिरा गांधी की सहानुभूति पर सीटें मिली, उसके आसपास की सीटें अगर नरेंद्र मोदी को अपने काम पर मिली, 415, आश्चर्यजनक नहीं, 415 बता रहे हैं। 14 सीटें मिली थी, 14 सीटें पंजाब मिला के। नहीं, तो ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। 303 सीटें अगर 160 से 80 वाले ब्रैकेट की बीजेपी के लिए मुमकिन है, तो फिर कुछ भी मुमकिन है। और 370 बीजेपी आप बता। बिल्कुल, उसमें मुझे कोई बहुत, और अगर आप ध्यान से देखें ना, सीटों के लिहाज से अब तो दिखने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो मुझे लगता है कि इस बात बहुत 47% वोट है, पहले बोलिए, उन्होंने कहा 47% वोट बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 5 से 6% बढ़ने जा रहा है। जो 37% 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 42 से 43% अपनी दम पर वोट लेके जा रही है। अब उसमें एनडीए के सहयोगी दल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं देखना होगा। मुझे लगता है 47 से 48% एनडीए का होगा, और भारतीय जनता पार्टी 42 से 43% वोट अकेले लेके जा रही है 2024 के चुनाव में। सीटें मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 350 और 360 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी, वहां तक जा सकती हैं। बिल्कुल। नहीं, मुझे किसी ने पूछा था, आप ये पूछिए बंगाल में और साउथ में क्या होगा। मैं हाँ, ये शेखर वाजपेयी जो हैं ये पूछ रहे हैं, बंगाल चुनाव को लेकर आपका क्या मत है? दक्षिण में भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अच्छा, ये सवाल रेलेवेंट हमारी अभी की बातचीत से बिल्कुल है। आपको ये 47% वोट कह लीजिए, 370 या 400 सीटें कह लीजिए, तो आपको बंगाल में बहुत अच्छा करना है, आपको तमिलनाडु में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मुझे जो लग रहा है अभी जो माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है 4 से 5%। 5% का एक एवरेज मान सकते हैं कि वहाँ पर बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोट। लेकिन एनडीए का वोट बढ़ेगा इसकी संभावना, वो तो टोटल में 5% वैसे बढ़ जाएगा। एनडीए के जो सब वोट और पार्टियां हैं उनका कोई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा। और आप इसको यूं भी समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ने समझ लिया, जब प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया 370 और 400 पार, तो उन्होंने एनडीए की जो ताकत है वो बता दी है कि वो 30 सीटों वाली है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है। एनडीए की ताकत खुद प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे। बस ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी का 370, उसमें 10% सीटें भी एनडीए की नहीं आ रही हैं।
और यदि विपक्ष गठबंधन को देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अलावा जो ज़्यादातर सहयोगी दल है उनकी स्थिति कमजोर नहीं हुई है। ऐसा मुझे सिर्फ लगता है। कांग्रेस की हुई है? कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस इस पूरे गठबंधन की कांग्रेस को कमजोर कितनी कड़ी सीटें देखते है हैं आप? और इसी ब्रेक का वक्त है। कांग्रेस इसी- की पिछली बार से कम या ज्यादा? पिछली बार से कम सीटें मुझे लगती है कि कांग्रेस की आएंगी, लेकिन कितनी आएंगी ये तो कांग्रेस के लोग 52 बता की सकते कितनी हैं। थी? 52 सीटें थी 52 सीटें 50 से नीचे जाएगी कांग्रेस? मुझे लगता है। सर, विजय द्विवेदी जी मुझे कह रहे तो हैं, इस बात का डर लग रहा है कांग्रेस ब्रेक को- ले लें। सर मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कांग्रेस को लेके कि एक राष्ट्रीय पार्टी को कोई ऐसा ना हो कि क्षेत्रीय दल से कम सीटें मिले। 22-23 ठीक है। सीटें को क्षेत्रीय दल ले सकता है, कहीं कांग्रेस वहां आकर न टिक जाए। ये सब हम लोग देखते हैं। आपको बहुत फोन आएंगे आज, आपने जो बात कही है इस पर।